एक शांत सा शहर, लेकिन जैसे ही रात होती है उसका चेहरा बदल जाता है। अंधेरे से निकल आते हैं कुछ खतरनाक दानव जो सिर्फ चोरी डकैती से खुश नहीं होते बल्कि मासूम लोगों की जान भी ले लेते हैं। महीनों से पुलिस इनको पकड़ने की कोशिश कर रही है लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। तभी शहर में आता है नया आईपीएस ऑफिसर विक्रांत, जो इन डाकुओं को जड़ से मिटाने की ठान लेता है। लेकिन उसे धीरे धीरे पता चलता है कि ये खेल सिर्फ डकैती का नहीं बल्कि इसमें छुपा है धोखा, लालच, सत्ता और इंसान के रूप में छिपे राक्षसों का काला सच। कहानी की शुरुआत होती है समीर और उसकी गर्लफ्रेंड मधु से। समीर एक दिन उसे पूछता है ये मैसेज का मतलब क्या है। मधु गुस्से में बोलती है तो तुम मेरे व्हाट्सएप मैसेज चेक करते हो, मतलब तुम मुझ पर शक करते हो। समीर समझाता है कि वो बस ये जानना चाहता है कि मधु हमेशा उदास क्यों रहती है, लेकिन मधु चुप रहती है। दोनों की लड़ाई बढ़ती जाती है। एक दिन वीडियो कॉल पर मधु कहती है इसका एक ही हल है और समीर के सामने ही अपनी जान दे देती है। समीर चीख चीख कर कहता है कि अब वो कभी सवाल नहीं करेगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब कहानी जाती है कुछ महीने पहले। एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में विक्रम नाम का ट्रेनी अपने शूटिंग प्रैक्टिस में टॉप करता है। उसका एक भी निशाना खराब नहीं होता। सीनियर उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनेगा, लेकिन विक्रम कहता है मुझे एनकाउंटर पसंद नहीं, मेरी ताकत, मेरी ईमानदारी और दिमाग है। धीरे धीरे विक्रांत आईपीएस बन जाता है। एक दिन रेड सिग्नल पर उसकी मुलाकात आरती से होती है। दोनों की हल्की नोकझोंक होती है, लेकिन बाद में वो उसे इम्प्रेस हो जाता है। बाद में एक प्रोग्राम में जब विक्रांत आरती का डांस देख रहा था, अचानक उसके गले का हार गिर जाता है। विक्रांत हार उठाकर उसे देता है। यहीं उसकी पहली मुलाकात उससे होती है। विक्रांत की ट्रेनिंग सीआई जॉय के अंडर होती है। जॉय उसे बताता है कि शहर में एक सीरियल डकैती गैंग है जो पूरे परिवार को मारकर घर लूट लेता है। विक्रांत जब क्राइम सीन पर जाता है तो बारीकी से हर चीज नोटिस करता है, लेकिन जॉय उसकी डिटेल जांच का मजाक उड़ाता है। इस बीच विक्रांत अपनी पोस्टिंग पाता है अपने ही शहर हैदराबाद में। माँ खुश होती है और उसे पूछती है कि जिस लड़की से वो मिला है उससे कब मिलवाएगा। विक्रांत मुस्कुराकर कहता है अभी तो बस 2 बार ही मिला हूँ, वक्त आने पर बताऊंगा। एसीपी बनकर विक्रांत पहले दिन ही जॉय से उस मर्डर और रॉबरी केस की अपडेट मांगता है, लेकिन जॉय कहता है कि कोई बड़ी प्रोग्रेस नहीं हुई है। विक्रांत गुस्से में सभी सस्पेक्ट को थाने बुलाने का आदेश देता है, यहाँ तक कि एमएलए तक को भी। एमएलए नाराज होकर अपने गुंडों को भेजता है, लेकिन विक्रांत अकेले ही सबको कूट देता है और गेट बंद करवा देता है। एमएलए चुपचाप निकल तो जाता है, लेकिन मंत्री को कॉल करके विक्रांत का ट्रांसफर करवाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ कहानी में आता है फिर से समीर। वो एक हैकर है और मधु की मौत के बाद पागलपन की हालत में जी रहा है। उसकी काउंसलिंग कर रही होती है विक्रांत की माँ, जो कि साइकोलॉजिस्ट है। विक्रांत भी वहाँ पहुँचता है और समीर से मिलता है। समीर बताता है कि मधु की मौत की वजह सिर्फ उसका शक नहीं था, बल्कि उसके फोन से जुड़े कुछ और राज थे। विक्रांत उसे भरोसा दिलाता है कि अगर तुम मुझे सब सच बताओगे तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। समीर कहता है कि एक बार मधु के फोन को हैक करने के लिए व्हाट्सएप पर मैंने एक लिंक भेजा था। फोन हैक करने के बाद मेरी नजर पड़ी एक चैट पर, जिसमें सारे मैसेज कुछ घंटों बाद गायब हो जाते थे। उनमें से एक मैसेज में लिखा था अच्छी जिंदगी चाहिए तो जैसे किरदार निभाने को कहा है वैसे ही चलना होगा, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं। कुछ देर बाद ही वो मैसेज गायब हो गया। समीर समझ गया कि मधु किसी मुश्किल में है। जब उसने मधु को इस बारे में पूछा तो मधु हमेशा टाल देती थी। एक दिन उसी मैसेज को लेकर झगड़ा हुआ और मधु ने समीर के सामने ही अपनी जान दे दी, लेकिन वो एक नोट छोड़ गई जिसमें लिखा था मेरी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं। समीर कहता है कि उसकी गलती का बोझ लेकर मैं आज तक जी रहा हूँ। विक्रांत उसे समझाता है अतीत नहीं बदला जा सकता, लेकिन फ्यूचर सही किया जा सकता है। तुम्हें अब काउंसलिंग नहीं बल्कि काम में लगने की जरूरत है। मेरी टीम में एक हैकर की जरूरत है। आज से तुम मेरे साथ काम करोगे। विक्रांत समीर को थाने लेकर क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों की फाइल थमाता है और कहता है इन सब पर नजर रखो, कुछ भी शक्की लगे तो मुझे बताना। कुछ दिन ऐसे ही निगरानी चलते रहती है। एक दिन विक्रांत अपने दोस्त विद्या और श्रेया से मिलता है। विक्रांत विद्या को गिफ्ट में एक हरा खिलौना देता है। तभी जॉय कॉल करके बताता है कि एमएलए ने अपने विपक्षी यादागिरी को मार दिया। विक्रांत क्राइम सीन पर पहुंचता है। जॉय बताता है कि वारदात सुबह 3 से 4 बजे के बीच हुई। यादागिरी का परिवार बाहर गया था, घर खाली था, बारिश की वजह से सीसीटीवी भी बंद थे। विक्रांत कहता है कि मुझे हर छोटी छोटी डिटेल चाहिए। वो क्राइम सीन ध्यान से देखता है और जॉय से कहता है कि यहाँ काउंटर फायरिंग हुई है, हमें गोली ढूंढनी होगी। जॉय कहता है कि एमएलए और उसकी गैंग को एरिया में देखा गया था, उन्हें पकड़ने के लिए इतना काफी है। लेकिन विक्रांत कहता है हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। बाहर मीडिया पूछती है
क्या एमएलए ही यादागिरी की हत्या के पीछे हैं? विक्रांत साफ साफ कहता है कि एमएलए का इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हत्या के समय एमएलए अस्पताल में अपने रिश्तेदार के साथ मिलने गया था। विक्रांत टीम को बताता है कि असली कातिल वही डकैत गैंग है। उनका सिग्नेचर हथियार है साइकिल का स्पोक। जॉय कहता है कि इससे किसी की मौत नहीं हो सकती। तब विक्रांत समझाता है कि स्पोक पर सार्बेला ओडोल्म पेड़ का जहर लगाया जाता है। वो खून में फैलकर हार्ट अटैक कराता है। जंगलों में इसी तरह शिकार होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही साबित करती है। साथ ही वहीं पर एक बीड़ी भी मिली जो सिर्फ उड़ीसा में मिलती है। विक्रांत को पता चलता है कि ये गैंग सिर्फ अमावस्या की रातों में वारदात करती है और हमेशा सोने पर हाथ डालती है, पैसों को छूती तक नहीं। जांच में विक्रांत को पता चलता है कि चोरी में गहनों का सौदा भोजन लाल नाम के व्यापारी के पास होता है। वो बताता है कि गैंग गहने बस उसके पास रखते हैं और काम खत्म होते ही ले जाते हैं। वो कभी उसका चेहरा नहीं देख पाया क्योंकि सब मास्क पहनते थे। पुलिस जब गहने बरामद करके लोगों को लौटाती है तो कुछ गहनों का मालिक सामने नहीं आता। विक्रांत उनमें से एक गहना पहचान लेता है, वही हार जो आरती के पास था। विक्रांत और जॉय आरती के घर पहुंचते हैं। आरती का पिता घबराकर कहता है कि ये हार उनका नहीं है। आरती कहती है कि उसके कजिन ने शादी में पहनने के लिए लिया था। विक्रांत कहता है कि अगर सच नहीं बताओगे तो झूठ का सच मैं निकाल सकता हूँ। विक्रांत बाहर आकर उस हार पर शक पक्का करने के लिए आरती के डांस का वीडियो बार बार देखता है। उसमें साफ दिखता है कि स्टेज पर हार गिर गया था और उससे एक स्टोन अलग हो गया था। रात को जब विक्रांत घर लौट रहा था तो देखता है कि बारिश में आरती का पिता रमा गेट पर खड़ा था। वो कहता है ये हार मेरी बेटी का ही है। मेरा नाम रमा कृष्णा है। मैं पीआर डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर हूँ। मेरी पत्नी लता क्लासिकल डांसर थी और मेरी बेटी आरती सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हम तीनों की दुनिया बहुत प्यारी थी। शादी की 25वीं सालगिरह पर आरती ने हमें पेंटिंग गिफ्ट की। माँ बाप के लिए स्पेशल खाना बनाया। उस दिन मैंने लता को उसका सपना देने के लिए डांस इंस्टीट्यूट गिफ्ट किया। हम बहुत खुश थे। रमा बताता है कि जन्मदिन पर उसने आरती को वो हार दिया था। आरती ने माँ से डांस सीखा और ऑफिस प्रोग्राम में डांस करके सबका दिल जीत लिया। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। वो कहता है कि मुझे दिल्ली जाना था मीटिंग के लिए। आरती भी इम्पोर्टेंट मीटिंग में थी, इसीलिए कहा हमें डिस्टर्ब मत करना। बाहर बिजली चमक रही थी। तभी किसी ने कॉलिंग बेल बजाई। मैंने दरवाजा खोला तो मास्क पहने कुछ लोग मुझे पकड़कर अंदर ले आए। लता ने शोर मचाया तो उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर दिया। आरती ऊपर मीटिंग में थी, उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। पानी लेने नीचे आई तो उसने देखा मुझे कुर्सी से बांधा गया है। उसने रोकने की कोशिश की लेकिन उसे उठा ले गए और उसके साथ जुल्म किया। उसका वीडियो भी बनाया। मैं बंधा था, कुछ कर नहीं पाया। अपनी आंखों के सामने बेटी को बेसहारा होते देखा। रमा की आवाज टूट जाती है। वो कहता है उस दिन के बाद हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। हम आपस में बात भी नहीं करते। आरती ने नौकरी छोड़ दी। मैं भी घर में रहने लगा। लता डिप्रेशन में चली गई और नींद की गोलियां खाकर उसने अपनी जान दे दी। मैं उसे बचा नहीं पाया। आज तक ये बोझ उठाए जी रहा हूँ। विक्रांत और उसकी माँ शशि सब सुनकर सन्न रह जाते हैं। बाद में विक्रांत अपनी माँ को कहता है यही वो लड़की है जिसके बारे में मैंने बताया था। अगले दिन विक्रांत और शशि आरती के घर पहुँचते हैं। शशि उसे समझाती है मजबूत बनो। हाँ, ये कहना आसान है पर जिसने सहा वही जानता है कितना मुश्किल है। लेकिन तुम्हें इससे निकलना होगा। तुम्हारे पापा को तुम्हारी जरूरत है। आरती धीरे धीरे हिम्मत करके सारी घटना विक्रम को बताती है। विक्रांत पूछता है उनके चेहरे, आवाज या कोई खास बात याद है? आरती कहती है सब मास्क पहने थे पर मैंने एक को बोतल से मारा था। उसके माथे से खून बहने लगा। उसने गुस्से में मुझे पेट में लात मारी, फिर मुझे कुछ याद नहीं। विक्रांत थाने लौटता है। जॉय को बताता है घर में फुटेज में कुछ खास नहीं, पर एक कैमरे में दिखा के मास्क पहने लोग सफेद माइक्रो वैन में भागे थे। एक आदमी माथे पर पट्टी दबा रहा था। समीर फुटेज जूम करके देखता है तो ये पुलिस डिपार्टमेंट की स्क्रब गाड़ी है। विक्रांत समझ जाता है मतलब ये लोग हर बार पुलिस वैन का इस्तेमाल करते हैं और नंबर प्लेट बदल देते हैं ताकि कोई उसे पकड़ ना सके। तभी विक्रांत देखता है कि एक कांस्टेबल पुलिस वैन साफ कर रहा था। गाड़ी पर एक टैग दिखता है। समीर रिकॉर्ड्स चेक करके बताता है गाड़ी आदेश नाम के आदमी के नाम पर है। एड्रेस उड़ीसा का है। विक्रांत कहता है अमावस्या आने में सिर्फ 3 दिन बचे हैं। जॉय सारे टोल गेट अलर्ट करो, कोई भी शक्की दिखे तो अरेस्ट करना। समीर सभी टोल कैमरा पर नजर रखो। जॉय खुद एक टोल गेट पर जाकर खड़ा हो जाता है। तभी एक कांस्टेबल पूछता है अगर डकैत आंख बचाकर निकल गए तो? जय बोलता है हर टोल पर हमारे लोग हैं। जीपीएस ट्रैकर लगा है, चाहे नंबर प्लेट बदल दें, फास्ट टैग में असली नंबर दिख ही जाएगा। एक गाड़ी पर शक होते ही विजय ट्रैकर लगाता है और खबर देता है। विक्रांत कहता है सावधानी से पीछा करो, टीम को अलर्ट कर दो। डकैत अगले टारगेट के घर निकलते हैं मगर पुलिस अचानक चारों तरफ से उन्हें घेर लेती है।
है। पकड़ने पर वो झगड़ने लगते हैं। विक्रांत भी पहुंचकर उन्हें पकड़ता है। 2-4 को पकड़कर चेक किया जाता है मगर कपाल पर कोई कट का निशान नहीं। आखिरकार एक पर मिलती है वही निशान। विक्रांत गुस्से में बुरी तरह उसे मारता है। हॉस्पिटल में पूछताछ होती है। विक्रांत पूछता है कोकोपेट के 8 नंबर गली वाले घर में किस लड़की के साथ गलत किया। सब चुप रहते हैं। दबाव पड़ते ही एक कहता है हमने कुछ नहीं किया, घर वैसे ही बिखरा था, लड़की बेहोश थी, बोतल मारने पर मैंने गुस्से में लात मारी पर और कुछ नहीं किया। हमारी बिरादरी की रिवाज है, अमावस्या पर सोना चोरी करके देवी को चढ़ाते हैं, लेकिन किसी औरत को हाथ लगाना पाप है। विक्रांत को शक होता है। जय फोन करके चेक करता है, उसमें कोई वीडियो नहीं मिलता। विक्रांत कहता है कि इन सब के पीछे कोई और है। तभी टीवी पर रिपोर्टर आरती के घर से लाइव दिखाता है। रमा पर्दा खींच देता है। विक्रांत गुस्से में जय को डांटता है। जय बताता है कि असली आरोपी खुद सरेंडर कर गया। थाने पहुंचकर विक्रांत देखता है कुछ 18 साल के छोटे लड़के खड़े हैं। मीडिया पूछती है इतनी कम उम्र में क्यों सरेंडर। लड़के कहते हैं नहीं करते तो एनकाउंटर में मारे जाते हैं, और सच में विक्रांत उनका एनकाउंटर कर देता है। कई दिन बाद ब्रेकिंग न्यूज आती है। फिल्मों में तो हीरो कहा जाता है मगर असली जिंदगी में माइनर्स को मारना जुर्म है। इंक्वायरी होती है। विक्रांत चुप रहता है। तभी विद्या कॉल करके बताता है ऑडिट फाइल में संदिग्ध बिजनेस मिले, यहाँ तक कि SNG कंपनी भी। इंक्वायरी रूम में अफसर पूछते हैं क्या ये पर्सनल बदला था। विक्रांत कहता है एनकाउंटर मैंने नहीं किया, असलियत ये थी कि उसने बच्चों को फार्म हाउस में छुपा रखा था। जय कुछ गुंडे तैनात कर देता है। विक्रांत अपनी माँ से कहता है ये मासूम है मगर ट्रेंड करके भेजे गए हैं, पीछे कोई और है। फिर वो लड़कों को डराता है, कहता है कि अब जनता या पुलिस पकड़ लेगी तो तुम्हें मार डालेगी, तुम्हें जिसने भी भेजा है वो भी तुम्हें खत्म कर देगा, सिर्फ मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, इसीलिए उसका नाम बताओ। एक लड़का कांपते हुए कहता है नितिन, हम तो सिर्फ गुड़े मालपुर मार्केट में मजदूर हैं। वो भाई उस मार्केट को कंट्रोल करता है लेकिन कभी किसी ने उसे देखा नहीं, उसके लोग ही आते हैं। एक दिन उसका आदमी आकर बच्चों से कहता है इस केस का इल्जाम अपने ऊपर ले लो, तुम लोग छोटे हो, 1 साल में छूट जाओगे, फिर तुम्हें दुकान देंगे। बच्चे मना करते हैं मगर उन्हें एडवांस पैसे और दुकान की चाबी तक दे दी जाती है। वो बोलते हैं इतना ही सच है, असली केस से हमारा कोई लेना देना नहीं। विक्रांत जॉय को कहता है नितिन भाई को ढूंढो, वही पकड़ा जाएगा तो केस सॉल्व होगा। जय और विजय मार्केट में जाते हैं। एक सेब वाले को खराब सेब बेचते पकड़ते हैं और ब्लैकमेल करते हैं। पूछने पर वो कहता है नाम सुना है, चेहरा नहीं देखा। कोई कहता है दुबई में रहता है, कोई कहता है यहीं रहता है। हाँ, उसका राइट हैंड राज को देखा है, रोज एक नई लड़की को ऑटो से ले जाकर उसके पास छोड़ता है। विजय बुर्खा पहनकर ऑटो में बैठता है लेकिन ऑटो वाला उसके जूते देखकर पहचान लेता है और राज को खबर कर देता है। विक्रांत टाइम पर पहुंचता है, राज को पकड़कर मारता है। पूछताछ में राज बताता है कि नितिन के अड्डे पर पुलिस ने घेर लिया लेकिन कुत्ते भौंके नहीं क्योंकि सब मारे जा चुके थे। विक्रांत अंदर जाता है, सचमुच नितिन मरा पड़ा है। उसी वक्त संबा कॉल करता है मगर लाइन पर गोलियों की आवाज आती है। फार्म हाउस पहुंचने पर विक्रांत देखता है कि जिन मासूम लड़कों को उसने छिपाया था उनकी लाशें बिखरी हैं। पास में एक पिस्तौल और मीडिया वाले कैमरा ऑन करके तुरंत खबर चला देते हैं। इंक्वायरी में विक्रांत कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो उन्हें बचाया था, असली कोई और है जो मेरी जांच के पहले ही पढ़कर सब कर गया। एक ऑफिसर मजाक उड़ाता है। शोभा मैडम कहती है इंक्वायरी पूरी होने तक आप शहर से बाहर नहीं जाएंगे। विक्रांत गुस्से में सोचता है ये सब किसी ताकतवर इंसान का खेल है, अगर पंगा लिया तो नौकरी गई। तभी समीर बताता है कि आपके दोनों फोन हैक है, 15 दिन से सब रिकॉर्ड हो रहा है, कैमरा एक्सेस तक उनके पास है। विक्रांत समझ जाता है असली मास्टरमाइंड उनके बहुत करीब है। टीम नया फोन इस्तेमाल करने का फैसला करती है ताकि सामने वाला सोचे कि वही कंट्रोल कर रहा है जबकि असल में विक्रांत उसे कंट्रोल करेगा। विक्रांत शशि को लेकर आरती और रमा के घर जाता है। उसे नया फोन देकर कहता है हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमें सजा क्यों मिले, तुम्हें माँ का डांस इंस्टीट्यूट चलाना चाहिए, तुम्हारी माँ की आत्मा को भी संतुष्टि मिलेगी। उसकी केयर देखकर आरती का दिल पिघल जाता है। दरवाजा बंद होते ही वो रो पड़ती है क्योंकि विक्रांत वही लड़का है जिसकी तस्वीर रमा ने उसे दिखाई थी। आरती ने कभी विक्रांत को अपना सपना माना था मगर जो उसके साथ हुआ उसने सब तोड़ दिया। उधर साइबर टीम को पता चलता है कि एक नंबर हामिद नाम के एक केमिस्ट्री प्रोफेसर के नाम पर है। विक्रांत विद्या से पूछता है तुम्हारे चेयरमैन की और कौन सी कंपनी है। विद्या बताती है हिमाबिन हिंदू नेचुरल गैस लिमिटेड और कुछ IT रिटर्न्स भी। मैं मधुप्रिया के हॉस्टल से उसका बैग लेकर आई हूँ, उसमें समीर का गिफ्ट और आरती का एड्रेस था। विक्रांत चौंक कर आरती से पूछता है तुम मधु को कैसे जानती हो। आरती कहती है वो मेरी कॉलेज सीनियर थी, हम काफी करीब थे, उसने मुझे अपनी कंपनी बुलाया था अपने चेयरमैन से मिलवाने।
चेयरमैन बासु ने मुझे जॉब ऑफर दिया और जबरदस्ती अपने बेटे से वीडियो कॉल कराया। उसका बेटा बोला, तुम जैसा कहोगी वैसा होगा। मैंने मना किया लेकिन उन्होंने दबाव बनाया। बाद में मैंने मधु को डांटा भी। उस दिन के बाद से मधु बार बार आरती को कॉल करके मैसेज करती थी। आरती समझ गई कि मधु किसी मकसद से ये सब कर रही थी। गुस्से में एक दिन उसने कॉल उठाकर उसे डांट दिया और फिर बिना उसकी बात सुने उसे ब्लॉक कर दिया। उसके बाद से दोनों की बातचीत नहीं हुई। विक्रांत ने बताया मधु ने खुद को खत्म कर लिया। ये सुनकर आरती शॉक्ड रह गई। विक्रांत बोला, लेकिन मरने से पहले उसने तुम्हें एक कुरियर भेजा था। आरती हैरान होकर बोली, मुझे तो कोई कुरियर नहीं मिला। विक्रांत ने गेट के लेटर बॉक्स में चेक किया तो उसमें सचमुच मधु का भेजा एक लिफाफा पड़ा था। अंदर में एक पेन ड्राइव निकली। जब आरती ने वो वीडियो चलाई तो उसमें मधु रोते हुए कह रही थी, मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन सच में मैं बहुत सॉरी हूँ। तुम्हारी तरह मैंने भी कंपनी के बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड के लिए बहुत मेहनत की थी। इसके बाद वीडियो का कंपनी का मालिक बासु प्रसाद एक सेमिनार में नए सीईओ बल्लवा को सबके सामने इंट्रोड्यूस कराता है। बासु कहता है, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा बेटा बल्लवा इस कंपनी को देश का नंबर 1 कंपनी बनाएगा। बल्लवा आत्मविश्वास से कहता है, टॉप 10 इंडस्ट्री कंपनियों में से कोई भी हमारे साथ प्रोजेक्ट करना चाहे, हमें हर हाल में उसे पाना है। मैं अपने मकसद तक पहुंच कर ही रहूंगा। उसी साल बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड मधु को दिया गया। मधु तो खुशी से झूम उठी। कुछ दिन बाद बल्लावा ने मधु से कहा, एक टॉप कंपनी हमारे साथ काम करना चाहती है, तुम जाकर उन्हें प्रेजेंटेशन दो और डील पक्की करके आओ। मधु बोली, चिंता मत करिए, मैं कॉन्ट्रैक्ट लेकर ही आऊंगी। होटल में क्लाइंट से मिलने के दौरान मधु प्रेजेंटेशन समझा रही थी कि अचानक एक आदमी उसे गलत तरीके से छूने लगा। मधु रोते हुए तुरंत बाहर आ गई। तभी बल्लवा ने कॉल करके प्रेजेंटेशन के बारे में पूछा। मधु ने सच बताया, लेकिन गुस्से की जगह बल्लवा ने शैतानी मुस्कान देकर कहा, तुम्हें पता है ये प्रोजेक्ट कंपनी के लिए कितनी जरूरी है। अगर तुम नहीं मानोगी तो एक कॉल से तुम्हारे पापा की पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अपने पापा की बदनामी और जान के डर से मधु मजबूरी में क्लाइंट के पास लौटकर प्रोजेक्ट लेकर आई। सबने ताली बजाकर उसकी तारीफ की, लेकिन उसके कानों में बस सन्नाटा गूंज रहा था। बल्लवा ने पैसे ऑफर किए पर मधु ने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं नौकरी छोड़ दूंगी। लेकिन बल्लवा ने होटल रूम की वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अब मधु उसके जाल में फंस चुकी थी। मजबूरी में वो उसकी हर गंदी बात मानने लगी। धीरे धीरे मधु उसके हाथ की कठपुतली बन गई। बल्लवा सिर्फ मधु तक ही नहीं रुका, उसने उसे और लड़कियों को फंसाने का जरिया बना लिया। कंपनी की कई और लड़कियां उसकी चाल में फंसकर ब्लैकमेल होने लगी। लेकिन एक दिन अचानक उसकी कंपनी के सारे बड़े क्लाइंट्स 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर निकल गए। बाद में पता चला कि उन्होंने आरती की कंपनी ज्वाइन कर ली। बल्लवा समझ गया कि आरती और मधु बहुत अच्छी दोस्त थी। तभी उसने मधु को कहा, किसी भी तरह आरती को हमारे कंपनी में लाओ। लेकिन आरती हर बार मना कर देती थी और अंदर ही अंदर मधु खुश होती। वीडियो में मधु आरती को बताती है, मैंने कई बार तुझे चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन तूने मुझे नजरअंदाज किया। बल्लवा अब तेरे पीछे पड़ा है। पहले उसने मेरे पापा को, फिर मेरे बॉयफ्रेंड समीर को धमकाया। मैं समझ गई कि मैं बुरी तरह फंस चुकी हूँ, इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि तू मेरे जैसे जाल में ना फंसे। उस शैतान को कोई पकड़ नहीं सकता, वो इंसानों को बहुत आसानी से फंसा लेता है। मैं तुझे बहुत मिस करूंगी, मुझे माफ कर देना। वीडियो यहीं खत्म हो जाती है। ये देखकर आरती फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, मुझे उसे कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए था। विक्रांत उसे समझाता है, तुमने सही किया था, लेकिन वो लोग इतने ताकतवर थे कि तुम्हें भी नहीं छोड़ते। जब समीरा से मुझे मधु की मौत के बारे में पता चला तो मुझे उसकी कंपनी पर शक हुआ। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड विद्या से बात की जो हाल ही में आईपीएस ट्रेनिंग पूरी कर चुकी थी। मैंने उसे अनऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए उसी कंपनी में भेजा और एक पर्सनल फोन भी दिया ताकि वो मुझसे कांटेक्ट रख सके। कंपनी में पहुंचकर विद्या से बल्लवा सबको मिलवाता। कुछ दिन कंपनी में सब कुछ ऑब्जर्व करने के बाद विद्या ने विक्रांत को बताया, यहाँ लड़कियों को बाकी कंपनियों से ज्यादा फायदे तो दिए जाते हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं दिखती, सब जैसे डिप्रेशन में है। विक्रांत समझ गया, उसका शक सही था। माइनर केस की जांच करते वक्त विक्रांत को एक केमिस्ट्री प्रोफेसर हामिद के बारे में पता चलता है। इंक्वायरी में सामने आया कि वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मेंबर है और आरती का पिता रमा भी उसी बोर्ड का हिस्सा है। 3rd डिग्री में हामिद ने कबूल किया कि बासु प्रसाद की गैस कंपनी से लीक हुआ गैस कई लोगों की मौत का कारण बना। अपना नाम बचाने के लिए बासु ने बोर्ड के मेंबरों को घूस दी, लेकिन रमा को इसमें शामिल नहीं किया क्योंकि रमा कभी घूस नहीं लेता। असल में रमा ने एक सीक्रेट रिपोर्ट बनाई जो वो दिल्ली के चीफ विजिलेंस कमिश्नर को देने वाला था। इसी बीच आरती का केस भी चल रहा था, इसीलिए प्लान बनाकर विक्रांत को माइनर केस में फंसा दिया गया। विक्रांत ने आरती और रमा को बताया, बासु जानता था कि रमा कभी झुकेगा नहीं, ऊपर से उसके बेटे बल्लवा को तुम्हारी वजह से क्लाइंट्स का नुकसान हुआ।
आरती तुम बार बार उसकी कंपनी को ज्वाइन करने से मना कर रही थी, इसीलिए जब मीठी बातों से काम नहीं बना तो उसने नया प्लान बनाया। शहर में उस समय डकैती और मर्डर के केस चल रहे थे। बल्लवा ने उसी गैंग का पैटर्न कॉपी करके आरती के घर पे हमला करवाया। उसी रात असली डकैत भी वहीं पहुंच गए। उन्होंने आरती की चैन उठाई और आरती ने उनकी तरफ कांच की बोतल फेंकी। यही रात आरती के लिए अभिशाप बन गई। ये सुनकर आरती रो पड़ी और विक्रांत का खून खौल उठा। तभी विद्या ने कॉल करके बताया, अगले हफ्ते मुझे बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड मिलने वाला है। मैंने पहले ही बल्लवा के फिंगरप्रिंट और वीडियो कलेक्ट कर लिए हैं। उसका लैपटॉप तो सारे गुप्त वीडियो से भरा है। विक्रांत ने कहा, किसी भी तरह वो लैपटॉप हाथ लगाना चाहिए। कुछ दिनों बाद विद्या को मौका मिला। बल्लवा स्मोकिंग के लिए बाहर निकला तो वो तुरंत उसके रूम में घुस गई। उसने लैपटॉप उठाया, स्कैनिंग ऐप से पासवर्ड क्रैक किया और फिंगरप्रिंट से खोल लिया। उसमें मौजूद सभी वीडियो उसने अपने फोन में एयर ड्रॉप किए और लैपटॉप से डिलीट कर दिए। फिर सब कुछ विक्रांत और कमिश्नर को भेज दिया। इधर बल्लवा एक बड़ी कंपनी के सीईओ से डील फाइनल करने वाला था और विद्या से उसकी मीटिंग सेट हो गई। लेकिन विद्या काम करके जैसे ही बैग लेकर लिफ्ट से नीचे आई, सामने बल्लवा खड़ा था। उसके हाथ से फोन छूटकर लिफ्ट के बीच फंस गया। बल्लवा हंसी के साथ बोला, चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। मजबूरी में विद्या ने हाँ कर दिया। दूसरी तरफ विक्रांत ने समीर से कहा, विद्या को कॉल करो, लेकिन फोन बार बार बंद मिला। विद्या ने जानबूझकर अपना ऑफिस फोन भी फेंक दिया था। अब विक्रांत और ज्यादा टेंशन में आ गया। समीर ने बताया कि विद्या की लास्ट लोकेशन कोकापेट दिख रही है, लेकिन वहां से उसका फोन बंद हो गया। फुटेज चेक करने पर पता चला कि विद्या बल्लवा की गाड़ी में बैठकर कोकापेट हाईवे तक गई थी। उसके बाद कोई सुराग नहीं मिला। विक्रांत ने तुरंत उसके पुतले में लगे जीपीएस ट्रैकर का आईपी एड्रेस नोट किया और कहा, जैसे ही ये ऑन होगा मुझे बताना। विद्या खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी। बल्लवा ने उसे जूस ऑफर किया, लेकिन उसने मना कर दिया। बल्लवा ने शक की निगाहों से देखा और बोला, तो बताओ विद्या, तुम असल में कौन हो? हमारी कंपनी के बेस्ट एम्प्लॉय, बेस्ट मैनेजर या फिर बेस्ट एक्टर? ये सुनकर विद्या सन रह गई। असल में जब विद्या बल्लवा के रूम में गई थी तो उसके रूम के कैमरे से नोटिफिकेशन आया कि कोई अंदर गया है। बल्लवा तुरंत कैमरा ऑन करता है और देख लेता है कि विद्या उसके लैपटॉप पर कुछ कर रही थी। बल्लवा गुस्से में कहता है, तुम कोई आम लड़की नहीं हो, वरना ऐसे मेरे फिंगरप्रिंट लेकर लैपटॉप से डाटा चुराना इतना आसान नहीं है। तभी उसके दोस्त आकर विद्या को पकड़ते हैं और बैग छीनकर सब चीजें नीचे गिरा देते हैं। जब उनके फोन नहीं मिलता तो बल्लवा पूछता है, साफ साफ बताओ कौन हो तुम और फोन कहाँ है और डाटा किसको भेजा? विद्या कुछ नहीं बोलती, बस गुस्से में उसकी तरफ देखते रहती है। बल्लवा जोर से थप्पड़ मारता है जिससे उसके चेहरे से खून निकलने लगता है। बल्लवा पूछता है, तू आखिर है कौन? तेरे इस कॉन्फिडेंस से मुझे अब सच में डर लग रहा है। इधर विक्रांत विद्या को ना पाकर परेशान है। तभी कमिश्नर का कॉल आता है, तुरंत यहाँ आओ। विक्रांत कहता है, मुझे अभी एक लड़की को बचाना है, लेकिन कमिश्नर समझाता है अगर तुम नहीं आए तो बहुत लड़कियों की जान जाएगी। मजबूरी में विक्रांत वहाँ जाता है। वहाँ आरती बहुत रो रही थी। उसके पिता उसे संभाल रहे होते हैं। शोभा विक्रांत का दूसरा फोन लेकर एक वीडियो दिखाती है। उस वीडियो में साफ दिखता है कि डकैती की रात आरती के साथ साथ उसकी मां पर भी दरिंदगी हुई और आरती का पिता बंधा हुआ था, कुछ कर नहीं पाया। वीडियो में मास्क पहने बल्लवा की आंखें साफ नजर आती हैं। विक्रांत की आंखों से गुस्सा और दर्द में आंसू निकल पड़ते हैं। वो तुरंत समीर को वीडियो भेजकर कहता है, बल्लवा का चेहरा मैच करो। समीर कंफर्म करता है कि दोनों एक ही शख्स हैं। अब विक्रांत के पास सबूत है। वो आरती का हाथ पकड़कर थाने ले जाता है, अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालता है और समीर से लोकेशन लेता है जो विद्या ने जीपीएस से भेजी थी। विद्या को बल्लवा ने बांध कर रखा था, पर किसी तरह वो फिसल कर अपने पुतले तक पहुंचती है। वहां उसे छुपा हुआ चाकू निकालकर अमर को घायल कर देती है और भागने की कोशिश करती है। बाकी लोग रोकने आते हैं, लेकिन वो उन्हें चकमा देकर मेन गेट से निकल जाती है। तभी विक्रांत गाड़ी लेकर पहुंचता है। वो विद्या को अंदर बिठाकर कहता है, फोन से वीडियो बनाओ, और फिर बल्लवा के गुंडों को मार गिराना शुरू करता है। बल्लवा विक्रांत पर हमला करता है, लेकिन उसकी वार उसके अपने दोस्तों पर पड़ती है और सब मर जाते हैं। बल्लवा गाड़ी लेकर भागता है। विक्रांत भी पीछा करता है और कंट्रोल रूम में कहता है, इस गाड़ी को ब्लॉक करो। घबराया हुआ बल्लवा अपना पिता भानु को कॉल करता है। भानु गुस्से में निकलने ही वाला होता है कि जय आकर कहता है, अब उम्र हो गई होगी, जेल जाकर आराम करो, और वो उन्हें पकड़ लेते हैं। बल्लवा एमएलए के पास शरण लेने के लिए पहुंचता है, लेकिन एमएलए पहले ही उसे धोखा देकर विक्रांत को बुला लेता है। गुस्से में बल्लवा विक्रांत को मारने आता है, लेकिन विक्रांत पलटकर उसे घायल कर देता है। तभी वहां आरती के सिर पर जोरदार वार कर देता है, जिससे खून बहने लगता है। विक्रांत गुस्से में बंदूक निकालता है, लेकिन फिर उसे आरती के हाथ में पकड़ा देता है। आरती पहले हक्का बक्का रह जाती है, लेकिन उसी रात की दर्दनाक यादें उसे पागल कर देती है। वो गुस्से और नफरत में बल्लवा के सीने में 6 गोलियां दाग देती है। बल्लवा वहीं
खत्म हो जाता है। इसके बाद आरती वहीं टूट कर बैठ जाती है। विक्रांत उसके पास जाकर कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आरती रोते हुए उसे गले लगा लेती है। अगले दिन कमिश्नर मीडिया को बताता है कि भानु और उसके बेटे पर पहले से ही वारंट निकला था। गिरफ्तारी के वक्त बल्लवा ने एसीपी विक्रांत पर हमला किया तो उसे मारना पड़ा। विद्या ने भी आत्मरक्षा में हमला किया। आईपीसी सेक्शन 100 उसमें साफ लिखा है कि अगर जान या इज्जत पर खतरा हो तो आत्मरक्षा में सामने वाले को मार भी सकते हैं। शोभा कहती है, जब कानून पैसे और ताकत के आगे चुप हो जाए तो सेक्शन 100 ही औरत की असली ढाल है। इसीलिए डरना मत, डट कर लड़ो। और इसी के साथ द 100 मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।